नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अगले महीने आरआरसी ग्रुप का रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन। राज्य के लाडले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वर्धापन दिन को उपस्थित रहने का आश्वासन। महापालिका की आम सभा में पार्षद सुनील इन्नानी का नगर विकास विभाग की तकनीकी गलतियों पर ऐतराज। बोले, जानबूझकर गलतियां करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। पातूर से मालेगांव के बीच कार का भीषण हादसा, एक की मौत जबकि 4 गंभीर रूप से घायल। शहर में फिर से हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई शुरू। कार्रवाई के चलते हेलमेट न पहनने वालों में मची खलबली। अकोट तहसील के अड़गांव में लक्ष्मी माता की यात्रा संपन्न। यात्रा में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण। अब समाचार विस्तार से। आरआरसी ग्रुप ने विदर्भ से अब पूरे महाराष्ट्र में विस्तार करना चाहिए, ऐसी शुभकामना राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। विदर्भ में सदैव अग्रणी रहे आरआरसी ग्रुप के काम की समीक्षा उप मुख्यमंत्री ने की। इस अवसर पर उन्हें आरआरसी ग्रुप के रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन के लिए आमंत्रित किया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्धापन दिन के साथ साथ आरआरसी ग्रुप के सफल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी। अकोला शहर के ग्राम देवता श्री राज राजेश्वर पालकी महोत्सव और कावड़ यात्रा के शुभ अवसर पर आरआरसी ग्रुप के 25 साल के शानदार सफर पर रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन अगले महीने बड़े जोश के साथ संपन्न होगा। इस ऐतिहासिक मौके का न्योता आरआरसी ग्रुप के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख और चिन्मय देशमुख ने राज्य के उप मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे को सम्मान के साथ दिया। उप मुख्यमंत्री ने इस न्योते को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया और जल्द ही अकोला शहर को सदिच्छा भेंट देने का वादा किया। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को छत्रपति शिवाजी महाराज की हस्तनिर्मित लकड़ी से बनी सुंदर तस्वीर भेंट की गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस कलाकृति को देखकर बहुत खुश हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह तस्वीर बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत है, ऐसे शब्दों में उन्होंने प्रशंसा की। इसी के साथ ही उन्होंने समारोह के निमंत्रण कार्ड का खास डिजाइन देख उसकी भी दिल से तारीफ की। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस न्योते को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया और सद्भावना के तौर पर जल्द ही अकोला शहर आने का भरोसा दिलाया। श्री राज राजेश्वर पालकी समारोह और कावड़ यात्रा जो आजादी से पहले से अकोला शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान रही है, 7 सितंबर को संपन्न हो रही हैं। इस शुभ अवसर पर आरआरसी ग्रुप के सिल्वर जुबली का आयोजन किया गया है। इस दुग्ध शर्करा योग को सही ठहराते हुए आरआरसी ग्रुप के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख और चिन्मय देशमुख ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें सम्मान का निमंत्रण पत्र सौंपा गया। इस मौके पर एडवोकेट नीलेश देशमुख, राजेश निखाड़े, अजिंक्य देशमुख और आरआरसी न्यूज मुंबई के रिपोर्टर राजेश जायसवाल भी मौजूद थे। अकोला मनपा के नगर रचना विभाग के सॉफ्टवेयर में तकनीकी गलतियों और उसके आधार पर दिए गए गैर कानूनी लेआउट मंजूरी को लेकर मनपा की आम सभा में विवाद देखने को मिला। वंचित बहुजन के पार्षद सुनील इन्नानी ने इस मुद्दे पर प्रशासन को कई सकारात्मक सुझाव दिए। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने नगर विकास विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में गलतियों का फायदा उठाकर गैर कानूनी लेआउट और आरक्षित जगह को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में करीब 400 नागरिक संस्था इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं और प्रशासन ने साफ किया है कि इन टेक्निकल गलतियों को आईटी डिपार्टमेंट के जरिए तुरंत ठीक किया जाएगा। वंचित नगर सेवक सुनील इन्नानी ने मांग करते हुए कहा कि टेक्निकल गलतियों के बावजूद जानबूझकर अप्रूवल देने वालों के खिलाफ प्रशासकीय तथा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
पता चला कि गड़बड़ी से जुड़े सभी सबूत और डॉक्यूमेंट्स जांच के लिए महापालिका आयुक्त को सौंप दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि नगर सेवक सुनील इन्नानी इस और दूसरे मामलों पर क्या राय रखते हैं। सभेचं कामकाज व्यवस्थितरित्या पार पडलं आणि या आजच्या सभेत सर्वांनी एकमताने हे निश्चित केलं की ही जी आरक्षणं आहेत ही आपण आपल्या पुढच्या पिढीला देऊन द्यायची आहे आपल्याला, आणि ही आरक्षणं जर आपण वगळून टाकली तर आपण आपल्या पुढच्या पिढीला काय देऊन जाणार। म्हणून याच्यात काही गैरप्रकार झाला असेल तर तो तत्काळ प्रभावानं थांबायला पाहिजे, ही आमचं सर्व सभागृहाचं एकमतानं आज ठरलं आहे। पातुर वाशिम हाईवे पर बोड़खा गांव के समीपस्थ राजस्थानी ढाबे के पास रात में हुई जानलेवा हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह एक गाड़ी में सवार था। यह सभी यात्री अजमेर जा रहे थे। हादसे में घायल हुए 4 लोगों को इलाज के लिए अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का सही कारण अभी साफ नहीं है और संबंधित अधिकारियों से और जानकारी ली जा रही है। यह हादसा इतना गंभीर था, गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोग जमा हो गए थे। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बोड़खा गांव के पास राजस्थानी ढाबा परिसर में हाईवे के किनारे और सर्विस रास्ते के किनारे बड़ी संख्या में ट्रक पार्क किए जाते हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक में दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि रात में सड़क पर गाड़ियां पार्क होने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यह देखते हुए संबंधित विभाग इस हाईवे पर बिना इजाजत या यातायात में बाधा डाल रही गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था को तुरंत हटाए और ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए कदम उठाए। इस हादसे में मरने वाले और घायलों के नाम, साथ ही हादसे का सही कारण आधिकारिक जांच के बाद ही साफ हो जाएगा। बीते कुछ दिनों से हेलमेट सख्ती की कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी थी। इसके बाद कार्रवाई के डर से हेलमेट पहनकर घूमने वाले वाहन चालकों ने हेलमेट पहनना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन आज अचानक फिर से हेलमेट ना पहनने वालों पर कार्रवाई शुरू होने के बाद वाहन चालकों में एक ही खलबली मच गई थी। बीते कुछ दिनों से शहर में हेलमेट सख्ती की कार्रवाई ठप पड़ गई थी, जिसके चलते कई वाहन चालक बिना हेलमेट के बेखौफ होकर वाहन दौड़ा रहे थे। हालांकि अकोला शहर में 2 पहिया चालकों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी बना हुआ है। आज फिर से ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। बीते कुछ दिनों से कुछ 2 पहिया चालकों ने इससे जरूरी कार्रवाई को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए आज शहर में अलग अलग जगहों पर अचानक जांच अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट पहने 2 पहिया चालकों पर सीधे जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा बुलेट के साइलेंसर से छेड़छाड़ करने वाले और तेज आवाज करने वाले गाड़ी मालिकों की जांच की गई और उन्हें सख्त चेतावनी दी गई। इस अभियान से यह साफ है कि हेलमेट की सख्ती में कोई ढील नहीं दी गई है, इसलिए प्रशासन की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि लोगों को कार्रवाई से बचने और अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी चाहिए। अड़गांव खुर्द में श्री लक्ष्मी देवी यात्रा अत्यंत उत्साह से संपन्न हुई। ऐतिहासिक शिवकालीन पर्व से यह यात्रा आयोजित की जाती है। श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित इस उत्सव के लिए ससुराल गए सभी बहू बेटियां शामिल होती हैं, ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। यात्रा के दौरान यहाँ सभी खेतीपयोगी, गृहोपयोगी सामग्री की दुकानें, हार, फूल, प्रसाद, मिठाइयां तथा खिलौने की दुकानें लगती हैं। यात्रा में दूर दूर से लोग आते हैं। अड़गांव की लक्ष्मी माता की यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से चली आ रही है। सुबह गांव के युवक पवित्र पूर्णा नदी का जल लाकर माता का जलाभिषेक करते हैं। सुबह 11 बजे आरती के बाद माता की शोभा यात्रा शुरू होती है। एक सजाई हुई पालकी में माता रानी की प्रतिमा विराजमान होती है। पूरे शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह आकर्षक रंगोलियां निकाली जाती है। शोभा यात्रा मार्ग पर आने वाले सभी घरों के सामने माता रानी की पालकी को दरवाजे तक लाया जाता है। सभी गांव के नागरिक अत्यंत श्रद्धा के साथ माता रानी का पूजन करते हैं। पूजा के बाद पूरा परिवार पालकी के नीचे से गुजरता है। यह यहाँ की परंपरा है। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद शोभा यात्रा के दौरान मिठाई और गुड़ बांटने का रिवाज है। शोभा यात्रा में महिलाएं विभिन्न वेशभूषा में सामुदायिक भजन और नुक्कड़ नाटक करती है। अरबाली भजन मंडल जुलूस का विशेष आकर्षण है। ढोल और नगाड़े बजाने वालों के साथ साथ ताल, मृदंग, डिंडिया भी भाग लेती हैं।
यहाँ महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए गांव की सभी महिलाओं को रोटियां बनाने के लिए आटा दिया जाता है। रोटियां बनने के बाद उन्हें एक बैलगाड़ी से मंदिर परिसर में लाया जाता है। शोभा यात्रा जब मंदिर परिसर में पहुंचती है, तब सभी अरबाली भजन मंडल दही हांडी व काला का कीर्तन गाते हैं। दोपहर 1 बजे पातोड़ी की सब्जी का महाप्रसाद शुरू होता है। भक्तों को सभा मंडप में बैठाकर महाप्रसाद परोसने की परंपरा है। हर भक्त इस सब्जी को प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। दूर दूर से बड़ी संख्या में भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं। अप्रिय घटना टालने के लिए मंदिर परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। इस उत्सव को लेकर मंदिर व्यवस्थापन द्वारा जानकारी दी गई। लाडगाव खुर्द या इथं श्री महालक्ष्मी संस्थांमध्ये आम्ही सूर्यवंशी नागवेली ग्रुपमधील आमच्या गटातील सर्व महिला मंडळ एकूण 40 महिला मंडळ आहे आमचं। आम्ही इथं निस्वार्थपणाने सेवा करण्यासाठी आलेलो आहोत। आम्ही पहिल्यांदा म्हणजे अकोला जिल्हा येथे शिव महापुराण येथे सेवा दिलेली आहे। त्यानंतर आम्ही अमरावती येथे सेवा दिलेली आहे। त्यानंतर आम्ही गजानन महाराज विहीर इथे सेवा दिलेली आहे। आमचं कोणत्याही वेळेस आम्ही जिथेही सेवा देतो, पण निस्वार्थ मनाने सेवा करतो। आम्हाला त्यात सेवा करण्याची खूप आवड आहे। अशाच प्रमाणे आम्ही सर्व ठिकाणी ज्या ठिकाणी आम्हाला आमंत्रित केले जाईल त्या ठिकाणी आम्ही निस्वार्थपणाने सेवा करू। अडगाव खुर्द हे गाव अकोट तालुक्यामध्ये आहे आणि अडगाव खुर्द येथे लक्ष्मी मातेचं मंदिर आहे। ते मंदिर पुरातन काळातून असून आजपर्यंत इंग्रजाच्या काळात तेव्हापासून ते आजपर्यंत त्याची परंपरा चालू आहे आणि ते मंदिरचे व्यवस्थापक मी शंकर ओंकार भळ अगोदर व्यवस्थापक होतो। 1992मध्ये ट्रस्ट झाल्यावर अध्यक्ष झालो आणि थोडी त्या कामाची प्रगती करत मंदिरचा विकास होत आज प्रगतीपथावर गेलेलं आहे। सर्व माझं गाव बंधू बाळगोपाल यात्रेमध्ये सहकार्य करतात आणि कार्य पार पाडतात। आज गावामध्ये भव्य मिरवणुकीचा कार्यक्रम आहे आणि ते कार्यक्रम झाल्याच्या नंतर सर्व भक्तांना येणाऱ्या भक्तांना महाप्रसादाचा कार्यक्रम होतो। अकोला महानगर पालिका की सभा में कांग्रेस की पार्षदा नीलोफर खान ने विकास योजना और आरक्षण के मुद्दों पर प्रशासन को घेरा। पुराना डीपी प्लान लागू किए बिना नई योजना लाने पर उन्होंने सवाल उठाए। अकोला महानगर पालिका की सभा में नगर सेविका नीलोफर खान ने विकास योजना यानी डीपी प्लान और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर मनपा प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब मनपा पुराना डीपी प्लान ही अधिग्रहित नहीं कर पा रही है, तो नई विकास योजना तैयार करने का क्या औचित्य है। कि आप जब पुराने डीपी प्लान एक्वायर नहीं कर पा रहे, तो आप अपकमिंग जो एक्वायर आप ऐसी नियोजन कमेटी बिठाओ जहाँ पर हम प्लान्स को एक्वायर कर पाए और जहाँ पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी काफ़ी इस चीज़ पे प्रेशराइज किया है महानगर पालिका को और उन्होंने बोला कि आप जब एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं आप ये सब चीज़ें, तो आप फिर से हम न्यू डीपी प्लान क्यों प्लान कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए एक नियोजन समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मनपा को निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए खुली जगहों और स्कूलों के आरक्षण को बेहद जरूरी बताया और बेहतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। किस तरीके से देखते हो? मैं इस मीटिंग को इस तरीके से देखती हूँ, जैसे हमारा रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन जो ज़रूरी है वो लेना ही चाहिए। आज के हमारे जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा, ये आने वाली जनरेशन है, इनके लिए हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और क्या हम लोग इन लोगों के लिए क्या सोच बिठा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक सोचना चाहिए। आर्किटेक्ट होने के साथ साथ मैं नगर सेवक भी हूँ, तो मैं ये सोचूंगी कि भाई जहाँ पर हमारी जनरेशन्स अपकमिंग जनरेशन है, इनके लिए हम स्कूल्स, ओपन स्पेसेस और अच्छे से हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए क्या अच्छी
सुविधाएं ला रहे हैं। गटर योजना के लिए ये बोला है कि नेक्स्ट आप मीटिंग में ये टॉपिक लीजिए गटर योजना के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बाद में जाकर हमें इसका बहुत लॉस ना करना पड़े, इसके लिए महानगर पालिका के लिए अभी हमको इसके लिए सोचना पड़ेगा, ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में अगर ये टॉपिक लेंगे तो काफ़ी अच्छा हमारे पास आउटपुट आएगा। अमरावती के जिला महिला अस्पताल में वेंटिलेटर विस्फोट के बाद 3 नवजात बच्चों की मौत का मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। बुधवार को शिवसेना की महिला नेता सुषमा अंधारे ने घटना को लेकर राज्य सरकार पर, विशेषतः मुख्यमंत्री व पालक मंत्री पर खूब बरसी थी। इसके बाद अब भाजपा सांसद तथा विधायक ने सुषमा अंधारे को आज पत्रकार परिषद के माध्यम से खूब खरी खोटी सुनाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना नेता सुषमा अंधारे ने डफरीन अस्पताल की घटना को लेकर बुधवार को राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला था। पत्रकार परिषद में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे चंद्रशेखर बावनकुले को 3 मासूमों की मौत से कोई लेना देना नहीं है और वे राजस्थान में गोलगप्पे खाने में व्यस्त हैं तथा राज्य के मुख्यमंत्री गलिच्छ राजनीति कर रहे हैं। सुषमा अंधारे की प्रतिक्रिया के बाद अमरावती शहर की राजनीति गर्मा गई है। आज गुरुवार को राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे तथा विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने सुषमा अंधारे के आरोपों का जमकर समाचार लिया। उन्होंने कहा कि सुषमा अंधारे व्यर्थ में बकबक करती हैं। इतनी गंभीर घटना को लेकर राजनीति करना बुरी बात है। घटना के बाद पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव को तुरंत अमरावती भेजने की व्यवस्था की थी। घटना के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पालक मंत्री ने स्पष्ट किया है। बावजूद इसके घटना को लेकर सुषमा अंधारे द्वारा राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दही हंडी रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यह देखते हुए अमरावती में अन्य कोई अपने उपक्रम को हमारी पार्टी का नाम न जोड़े, यह सूचना भी उन्होंने दी। इस अवसर पर भाजपा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अशी एक महाभाग महिला आहे, जिचं नाव मी स्पष्टपणे घेतो। शिवसेना उभाटाच्या सुषमा अंधारे आहे आणि त्या तशा तर पूर्ण राज्यभर वचवच बोलतच असतात, वचवचच बोलतात आणि त्या आल्यानंतर त्यांनी या गोष्टीचं राजकारण करणं सुरू केलं। हा प्रयत्न केला की संजय काटकर आलेले होते, त्यांच्या तोंडाला काळा फासायचा, म्हणजे सनसनाटी निर्माण करायची आणि त्यासोबतच पालकमंत्र्यांवर त्या अक्षरशः घसरल्या। ज्या पद्धतीने येऊन उभाट्याच्या बहिणी ज्या पद्धतीने येऊन आमचे पालकमंत्री त्यांना बदनाम करण्याचा जो प्रयत्न केला तो खऱ्या अर्थानं तुम्हाला एक सांगतो की अत्यंत घृणास्पद आहे, निंदनीय आहे। भारतीय जनता पार्टी त्याची निंदा करते। महाराष्ट्रातले लाखो लोक मेलेत कोरोनामध्ये आणि महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस साहेब विरोधी पक्ष नेते होते, भिंगरी सारखे महाराष्ट्रात फिरले, माझ्याकडे आले होते कोरोनामध्ये। मी सांगितलं साहेब येऊ नका, माझे वडील म्हटलं 80 वर्षाचे, नाही म्हणे तुम्ही चिंता करू नका। म्हणजे एवढ्या प्रमाणात प्रत्येकाला प्रत्येकाला जाऊन प्रत्येक ठिकाणी जीवन तुम्हाला एक सांगतो, तुमच्या माहिती असेल की नसेल माहित नाही मला, आपल्या इथे हिंदू स्मशान संस्था आहे, त्या संस्थेमध्ये जाऊन त्यांनी मला जायला सांगितलं की प्रवीण भाऊ इथे या ठिकाणी मी अत्यंत अर्जंट आहे, तुम्ही इलेक्ट्रिकची आपल्या त्या गॅस सावधानी लावा। नेपाल में बुधवार को केदारनाथ जैसी त्रासदी हुई। तिब्बत सीमा से अचानक बाढ़ आई जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों भारतीय पर्यटकों समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता हो गए। नेपाल की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अमरावती जिलाधिकारी द्वारा जिले के नागरिकों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू कर वहां संपर्क करने की अपील की गई है। नेपाल के रसुआ जिले में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस आपदा के मद्देनजर देश के पर्यटकों और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से संपर्क साधा जा रहा है। अमरावती जिला प्रशासन ने जिले के पर्यटक व उनके रिश्तेदारों से अपील की है कि वर्तमान में जो नागरिक नेपाल में हैं या बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं अथवा अपने परिवार या रिश्तेदारों से संपर्क में नहीं हैं, वे तुरंत जिला आपातकालीन कक्ष, जिलाधिकारी कार्यालय अमरावती और पुलिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। यह जानकारी राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष को दी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी ने दी। आपल्यासोबत अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर साहेब आहेत। सर, नेपाळ येथे जो महाप्रलय झाला आहे त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील किंवा विदर्भातील काही नागरिक तिकडे अडकले आहेत का? जर असेल तर काय उपाययोजना करण्यात करत आहे? नेपाळमध्ये जो महाप्रलय आलेला आहे
आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर जो मोठं जानमालची आपली हानी तिथे होत आहे, तर या पार्श्वभूमीवर एक खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही जिल्हा प्रशासनाने कंट्रोल रूम चालू केलेली आहे आणि त्याचा नंबरसुद्धा आम्ही जिल्ह्यातल्या सर्व नागरिकांसाठी खुला केलेला आहे. माझी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना ही विनंती आहे की आपल्या ओळखीतील किंवा आपल्या नातेवाईकांपैकी जर कोणी तिथे अडकले असतील आणि त्यांना काही मदतीची आवश्यकता असेल तर आम्ही जिल्ह्याची पण एक कंट्रोल रूम बनवलेली आहे आणि राज्यस्तरावरची पण कंट्रोल रूम ही ॲक्टिवेट झालेली आहे. तर कृपया आपण आम्हाला आमच्याशी याच्या कंट्रोल रूममध्ये संपर्क साधावा, जेणेकरून आम्ही तिथल्या स्थानिक प्रशासनाशी योग्य तो समन्वय साधून जे काही आपले तिथे पर्यटक किंवा काही भाविक तिथे जर आपले या महाप्रलयाच्या दौरान अडकलेले असतील तर त्यांना आम्ही इथून सुखरूपपणे काढू शकू. पण मी आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की कालपासून आम्ही हा कंट्रोल रूमचा नंबर दिलेला आहे, तर अद्याप कुठलीही आम्हाला त्याच्यावर डिस्ट्रेस कॉल जे म्हणतो आपण तो काही प्राप्त नाही आहे. त्यामुळं मला असं वाटतं की सुदैवाने आपल्या अमरावती जिल्ह्यातलं सध्या तरी कोणी तिथे आपलं भाविक किंवा एखादा पर्यटक अडकला आहे अशी काही माहिती आमच्याकडे नाही आहे. पण तरीसुद्धा नागरिकांनी अलर्ट राहावे व आम्हाला अशा बद्दलची माहिती आहे ती आपल्याला वेळोवेळी कळवावी, जेणेकरून स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने इथे आम्हाला मदत करता येईल. धन्यवाद सर. आपल्यासोबत जिल्हाधिकारी आशिष येरकर साहेब होते. त्यांनी सांगितले की या ठिकाणी कंट्रोल रूम स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि त्या माध्यमातून जर कोणी तिथं अडकले असेल तर त्यांच्याशी संपर्क साधावा. मी संदीप मानकर, जिला प्रतिनिधि RRC न्यूज नेटवर्क अमरावती. अकोला महानगर पालिका की सभा में विकास योजना यानी डीपी प्लान में फेरबदल के मुद्दे पर भारी विवाद खड़ा हो गया. महापालिका में पेश किए गए प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले. अकोला महानगर पालिका की सभा में डीपी प्लान में बदलाव को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए गए. वंचित नगर सेवक नीलेश देव ने कहा कि महापालिका द्वारा भेजा गया डीपी प्लान पहले से ही राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित है. नियमों और कानून के मुताबिक इसमें फेरबदल करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है. इसके बावजूद महापालिका में दोबारा प्रस्ताव लाकर चर्चा कराना गलत है. जमीनों का आरक्षण बदलना और वार्ड स्तर पर आरक्षित भूखंडों की अदला बदली करना और सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए किए जाने का संदेह जताया जा रहा है. आजचा जो डीपी प्लॅनचा विषय होता, नियम 30नुसार आयुक्तांनी महापालिकेने पाठवलेला आहे. 30मधून बदल करायचा अधिकार हा शासनाला आहे. त्याबाबत चर्चा झाली आहे. पण खरोखरच सत्ताधाऱ्यांना बदल करायचा आहे की फक्त धमक्या द्यायचा आहे हा मोठा प्रश्न पडला आहे. मी माझ्या प्रभागातील राम मंदिराला जाण्याचा रस्ता नाही आहे, त्याचं तो वगळण्यात आला, तो विषय मांडला आहे. जिल्ह्यातलं सगळ्यात राम मंदिर सगळ्यात जुनं राम मंदिर आहे. तिथली आरक्षित जागेत आरक्षण बदललं व तिथे लेआउट प्लॉट पाडले. ती चुकीची माहिती होती तिने समोर आणलेली आहे. त्यात बदल करायचा मान्य केलं आहे. पाहू काय होते आहे. पण खरंच शासनाकडे पाठवलेल्या एखाद्या गोष्टीचा अधिकार आहे महासभेला आहे की नाही हा प्रश्न आज गंभीर आहे. कारण की फक्त ही धमक्या ह्याची मीटिंग होती असं मला वाटतं. राज्य सरकार के पास भेजे गए प्रस्ताव में दोबारा फेरबदल करने के फैसले का कड़ा विरोध विरोधी पक्ष नेता डॉक्टर जिशान हुसैन ने दर्ज कराया. बीजेपी के इस कदम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि जब राज्य सरकार में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पास यह मामला लंबित है तो मनपा सभा में दोबारा प्रस्ताव क्यों लाया गया. डीपी प्लान में ऐसे गैरकानूनी बदलाव से करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई. यह फैसला कानून के दायरे में नहीं है और राज्य सरकार या उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रस्ताव 100% खारिज किया जाएगा, ऐसा विश्वास जताते हुए विपक्ष ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया. एक बार फिर से अकोला महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था और ये प्रस्ताव ऐसा है कि जो ठराव 2024 में पहले ही राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है उस प्रस्ताव में वापस फेरबदल वो चाहते हैं. डीपी में जब बदलाव होते हैं बड़ा पैसों का लेन देन होता है. हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि जब आपकी राज्य सरकार में आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जब इनके पास तो प्रस्ताव प्रलंबित है, अभी तक उन्होंने उस पर कोई फैसला लिए नहीं, तो आपकी एहतियात क्या मजबूरी है कि आज आपको सभागृह में वापस फैसला लेना पड़ा. ये आज का विषय जो था इसका हमने पुरजोर विरोध किया. हमने उनको बताया है कि कायदे में कोई प्रावधान नहीं है. ये मीटिंग जो उन्होंने आज ली है ये आने वाले कुछ वक्त में या तो राज्य सरकार द्वारा ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस ठराव को पूरी तरह से विखंडित होने वाला है. ये प्रक्रिया बिल्कुल 100% होने वाली है. वाशिम के तोंडगांव के एक ड्राइंग टीचर ने रक्षाबंधन के मौके पर रंग बिरंगी खड़ू अर्थात चौक से ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाकर अपने छात्रों को देश सेवा तथा रक्षाबंधन का अनोखा संदेश दिया. शुक्रवार 28 अगस्त पूरे देश में रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाएगा. सभी बहनें अपने भाई के दीर्घायु के लिए उनकी कलाइयों पर राखियां बांधेंगी.
वहीं दूसरी ओर देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों की वीरता को भी सभी ने रक्षाबंधन को ध्यान में रखना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर एक कला शिक्षक ने अपनी कला की सहायता से अनोखा संदेश दिया। वाशिम जिले के तोंडगांव के एक ड्राइंग टीचर ने रक्षाबंधन के मौके पर खड़ू अर्थात चौक से ब्लैक बोर्ड पर रक्षाबंधन से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई। यह तस्वीर बहुत ही जीवंत लग रही है और ड्राइंग टीचर के बनाए इस कलाकृति की हर जगह तारीफ हो रही है। तोंडगांव के श्री कृष्ण विद्यालय के ड्राइंग टीचर राजू गोटे ने रक्षाबंधन के मौके पर रंगीन चौक से ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई। इस तस्वीर में बहन बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक को राखी बांधती दिख रही हैं। हालांकि यह तस्वीर चौक से बनाई गई है, लेकिन इसमें हाव भाव बहुत ही एक्सप्रेसिव है। ड्राइंग टीचर राजू गोटे को यह तस्वीर बनाने में 8 घंटे लगे। गोटे ने अभी तक सभी महापुरुषों की जयंती और त्योहारों के मौके पर स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर तस्वीरें बनाई हैं, लेकिन रक्षाबंधन को लेकर चौक से बनाई गई इस सुंदर तस्वीर को देखने के लिए भारी भीड़ लग रही है और इस कलाकृति की हर जगह चर्चा हो रही है। हजरत पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के मौके पर आलेगांव और उसके आसपास के इलाकों में ईद मिलाद उन नबी का त्योहार बड़े जोश और धार्मिक माहौल के साथ मनाया गया। इस मौके पर गांव से एक बड़ा जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। इस जुलूस में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आलेगांव की मुख्य मस्जिद और मुख्य चौराहे से शांति और अनुशासन के साथ यह जुलूस निकाला गया। इस मौके पर गांव को आकर्षक लाइटों और सजावट से सजाया गया था। धार्मिक कार्यक्रम मुख्य मस्जिद में कुरान की तिलावत और खास नमाज के बाद जुलूस शुरू हुआ। मुस्लिम भाई हाथों में इस्लामी झंडे लेकर जुलूस में शामिल हुए। नारा ए तकबीर, अल्लाहु अकबर, सरकार की आमदा, मरहबा जैसे नारे लगा रहे थे। जुलूस के जरिए पैगंबर मोहम्मद का दिया शांति, भाईचारे और इंसानियत का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। जुलूस के रास्ते में जगह जगह नागरिकों ने स्वागत किया। लोगों के लिए शरबत, पीने का पानी और नियाज बांटने का इंतजाम किया गया था। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा रखकर कानून व्यवस्था बनाए रखी। इस साल के जुलूस का खास आकर्षण बच्चों का जोश और वरिष्ठ नागरिकों का अनुशासनबद्ध मार्गदर्शन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे वरिष्ठों ने मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। गांव के सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ आकर सामाजिक मेलजोल और हिंदू मुस्लिम एकता का नजारा पेश किया। इस वजह से पूरा ईद मिलाद उन नबी का जश्न शांति, उत्साह और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ। अकोट शहर में ईद मिलाद उन नबी का भव्य जुलूस अत्यंत उत्साह और अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। धर्मगुरु हजरत मौलाना अमीर रजा साहब के मार्गदर्शन में निकले इस ऐतिहासिक जुलूस ने शहर में धार्मिक आस्था, आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का प्रेरणादायी संदेश दिया। अकोट शहर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर निकाले गए शानदार और अनुशासित जुलूस में धार्मिक एकता, सामाजिक प्रतिबद्धता और उत्साह दिखा। सुबह से हो रही लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने जुलूस में हिस्सा लिया। छोटे बड़े सभी के शामिल होने और धार्मिक घोषणाओं से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया। शहर के अलग अलग 23 ग्रुप ने इस जुलूस में हिस्सा लिया और आकर्षक सामाजिक और धार्मिक नज़ारे पेश किए। अलग अलग ग्रुप के जरिए पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं और समाज को शिक्षित करने का संदेश देने वाले नज़ारों ने शहरवासियों का ध्यान खींचा। बारिश की फुहारों के दौरान भी हिस्सा लेने वालों का जोश बना रहा, जिससे जुलूस में एक खास रंगत आ गई। अकोट शहर पुलिस प्रशासन ने जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस वालों ने बारिश में भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए जुलूस पर कड़ी नजर रखी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अगले महीने RRC ग्रुप का रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन। राज्य के लाडले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वर्धापन दिन को उपस्थित रहने का आश्वासन। महापालिका की आम सभा में पार्षद सुनील इन्नानी का नगर विकास विभाग की तकनीकी गलतियों पर ऐतराज।
बोले जानबूझकर गलतियां करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। पातूर से मालेगांव के बीच कार का भीषण हादसा, एक की मौत जबकि 4 गंभीर रूप से घायल। शहर में फिर से हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई शुरू। कार्रवाई के चलते हेलमेट न पहनने वालों में मची खलबली। आकोट तहसील के अड़गांव में लक्ष्मी माता की यात्रा संपन्न। यात्रा में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।